नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो को लेकर के। आज के वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। जो राजस्थान इतिहास का में राजवंशों से संबंधित एक मिलान वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। साथियों, इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक बनाकर देखें। इससे बहुत शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो राजस्थान की एक दिवसीय होने वाले एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम समय खराब नहीं करते, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से लेकर राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के रचयिता चंद्रवर्धई द्वारा 36 राजपूत जातियों का साक्ष्य। अग्निकुंड से उत्पत्ति सूर्यवंशी या भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज और चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। राजपूत शब्द का अर्थ है राजपुत्र, सन ऑफ किंग। राजपूत शब्द का प्रथम अभिलेख साक्ष्य बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख है। राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। जॉर्ज थॉमस के मित्र विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेसर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में राजपूताना की विशेष व्याख्या करता है। रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टॉड 1782 से 1835। इनका जीवन काल 1782 से 1835 रहा। राजस्थान में रेजिडेंट 1817 से 1822। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मेवाड़, कोटा, बूंदी, सिरोही अर्थात या जैसलमेर, पश्चिमी राजपुताना क्षेत्र। 18वीं शताब्दी को सामंतवाद की शताब्दी कहने का श्रेय जेम्स टॉड को जाता है। इनका जन्म इस्लिंगटन, लंदन के पास हुआ था। संज्ञा इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी इतिहास के पितामह के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके गुरु यति ज्ञानचंद जैन थे। इनकी पत्नी जूलिया क्लटर बक थी। पुस्तकों का संपादन विलियम क्रूक। पुस्तकों का प्रकाशन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा किया गया था। पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। कर्नल टॉड की प्रमुख पुस्तकें वॉल्यूम फर्स्ट एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में प्रकाशित हुई थी। वॉल्यूम 2 द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया ये 1832 में प्रकाश में आई। दूसरी पुस्तक है इन वेस्टर्न इंडिया ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1839। पुस्तक को समर्पित विलियम हंटर ब्लेयर को यह पुस्तक समर्पित की गई थी। अग्निकुंड से उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की गई थी। 4 राजपूत राजाओं की उत्पत्ति की गई थी। पहला था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा परमार वंश, चौथा चौहान, तीसरा सोलंकी या चालुक्य वंश। इसके समर्थककर्ता मोहत नरसी सूर्यमल मिश्रण इसके समर्थन करता है। ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया जाता है। आधार है बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी। समर्थक है इसके समर्थन के रूप में सामने आए हेमचंद्र सूरी, अमीर काव्य के रचयिता, और जयनक भट्ट पृथ्वीराज रासो के रचयिता इसके समर्थन में आए। ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया था? खंडन चिंतामणि विनायक वेद ने इसका खंडन किया था। प्राचीन क्षत्रिय युग से उत्पत्ति
गौरीचंद हीराचंद ओझा। इनको राजपूतों को प्राचीन क्षेत्र से उत्पत्ति माना जाता है। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत देवी प्रसाद चटर्जी के द्वारा दिया गया था। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कर्नल जेम्स टोड शक व सीपीएम से उत्पत्ति मानते हैं। विलियम क्रूक कुषाणों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। यूए स्मिथ हूणों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर गुर्जर खज्जर जाति के पुरोहितों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। नोट: ब्रोंज गुर्जर ताम्र पत्र के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुषाणों के मूल वंशजीय रुचियों से राजपूतों की उत्पत्ति को माना है। पहला पढ़ लेते हैं हम। पहला वंश है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। जानकारी के स्रोत: मंडोर अभिलेख से इनका 1836 ईस्वी के प्रतिहार शासक बाउक द्वारा स्थापित किया गया था। कठियाला अभिलेख से 1861 ईस्वी प्रतिहार शासक काकोक द्वारा इनको स्थापित किया हुआ माना जाता है। और ग्वालियर अभिलेख से 1865 का है, जो इसमें मियर बोस द्वारा संस्थापित इस वंश को माना जाता है। और राजौड़गढ़ अभिलेख अलवर से 260 ईस्वी का है। मूल क्षेत्र जोधपुर के दक्षिणी भाग से गुजरात के गुर्जर रातरा क्षेत्र में। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल अथवा रक्षक। इसका अर्थ है गुर्जरा प्रदेश में निवास करने के कारण गुर्जर 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदेशी आक्रमणों से भारत की पश्चिमी सीमाओं के रक्षा करने के कारण प्रतिहार कहलाए। वेनसांग द्वारा गुर्जर शब्द को कुचेलो शब्द कहा गया है। नैन्सी द्वारा 26 प्रतिहार शासकों वंशजों का साक्ष्य मिला है। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र 550 से 62। आरंभिक राजधानी मंडोर थी। कुल देवी इनकी चामुंडा माता थी। मुख्य मंदिर मंडोर चामुंडा माता। हरिश्चंद्र के बारे में प्रथम लिखित साक्ष्य बाणभट्ट रचित हरिश्चरित्र है। इनकी पत्नियां ब्राह्मण पत्नी उज्जैन शाखा, क्षत्रिय पत्नी छत्राणी मंडोर शाखा, मारवाड़ पर शासन। राजधानी इनकी भीनमाल जालोर को बनाया गया था। अंततः शासक नागभट्ट प्रथम के समय गुजरात तक साम्राज्य विस्तार रहा होने के कारण दोनों शाखाओं के एक सम्मिलित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। नागभट्ट प्रथम 730 से 756। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक इनको माना जाता है। जालोर दुर्ग के निर्माता। मंडोर के बाद मेड़ता को द्वितीय, भीनमाल को पीलो मोली की तृतीय राजधानी बनाने के श्रेय। अन्य नाम नागवालोक मेवाड़ नरेश बप्पा रावल की सहायता से अरब आक्रमणकारी जुनैद को पराजित करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इनको संज्ञा मिलेच्छों के विनाशक के रूप में इनको संज्ञा दी जाती है। उसके बाद आ जाते वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु समकालीन पाल बंगाल राष्ट्रकूट व दक्षिण भारत के साथ 150 वर्षों तक चलने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के शुभारंभकर्ता का श्रेय वत्सराज को जाता है। इनके दरबारी विद्वान उद्यतन सूरी जैन विद्वान था। इनकी पुस्तक कुवलयमाला रचना राजधानी भीलवान में की गई थी। मारू प्रदेश में मारू भाषा का प्रथम साक्ष्य इसी पुस्तक में से प्राप्त होता है। जिनसेन सूरी का ग्रंथ है हरिपुराण। उत्तरी भारत में ओसिया जोधपुर में प्रथम महावीर जैन मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ था। आबानेरी दौसा राजौरगढ़ अलवर से प्राप्त मंदिरों के प्राप्त शेष महामारुशैली इसी समय के हैं। वत्सराज के बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी। इनकी उपाधि है
परम भट्टारक परमेश्वर, महाराजा अधिराज। इनकी पुस्तक का नाम है वली प्रबंध। कन्नौज को अंतिम राजधानी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी मृत्यु गंगा जल में समाधि के द्वारा हुई थी। अन्य प्रमुख गुर्जर प्रतिहार शासक राम बद्दर 1833 से 1836, मीर भोज 1836 से 1855, महेंद्र पाल फर्स्ट 1885 से 910, महिपाल 910 से 945, महेंद्र पाल द्वितीय 945 से 948 और अंतिम था देवपाल। ये गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासक रहे थे। उसके बाद विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल 960 ईस्वी, राज्यपाल 960 से 1018 ईस्वी और त्रिलोचन पाल यशपाल इस वंश का अंतिम प्रतिहार शासक था। उसके बाद आ जाते हैं राजपूत वंश। अजमेर के चौहान वंश, अन्य नाम जांगल प्रदेश के चौहान। सब जांगल प्रदेश में रहने के कारण इनको जांगल प्रदेश का चौहान और सपादलक को राजधानी बनाने के कारण सपादलक क्षेत्र में रहने का सपादलक चौहान और साकबरी के चौहान, साकबरी माता को अपनी कुलदेवी बनाने के कारण साकबरी के चौहान कहलाए। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, जिसने लगभग 551 ईस्वी के आसपास जांगल प्रदेश में चौहान सत्ता स्थापित की। जांगल प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर तथा आरंभिक राजधानी छत्रपुर नागौर स्थापित की, जो कि सर्वप्रथम सत्ता जांगल प्रदेश में स्थापित हुई। जांगल के चौहान कहलाए। चौहान राज्य में कुल 1.25 लाख गांव थे, अतः सपादलक के चौहान कहलाए। वहीं पृथ्वीराज चौहान साकबरी माता की आराधना करता था, अतः साकबरी के चौहान कहलाए। वहीं सर्वाधिक प्रसिद्ध अजमेर में मिली तथा अजमेर के चौहान कहलाए। इनकी कुल देवी सीकर की जीर्ण माता कुल देवता अर्शनाथ को माना गया। चौहान की उत्पत्ति के सिद्धांत। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धई अग्निकुंड से, पृथ्वीराज विजय जयनक को अग्निकुंड से, नैनसिरी ख्यात नैनसी से, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मान से। जबकि अमीर महाकाव्य में नैनचंद्र सूर्य का है तो सूर्यवंशी इनको मानते हैं। आबू शिलालेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। बिजुले शिलालेख वस्त्र ऋषि की आंख से उत्पन्न कर्नल टोंड द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान विदेशी आक्रमणकारियों की संतान। मान्यता है कि चौहान आरंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत बने। लगभग 10वीं शताब्दी में सिंहराज चौहान प्रतिहारों की सत्ता से मुक्त हुआ तथा स्वतंत्र शासक बना। आगामी अजयपाल चौहान ने से क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। अजयपाल चौहान 1105 से 1133 अजमेर नगर का संस्थापक अजयपाल चौहान को माना जाता है। अजमेर के अजमेरी दुर्ग का निर्माण अजयपाल ने करवाया था। अजमेर के चौहानों को की नई राजधानी बनाया था। अजमेर को चौहानों की नई राजधानी बनाया था। श्री अजयदेव के नाम से चांदी के सिक्के आरंभ किए। इसकी रानी सोमलवती या सोमलिका के नाम का भी सिक्का प्राप्त हुआ। ये शैव धर्मावलंबी था। अंत में संन्यास हेतु पुष्कर चला गया। अजमेरू दुर्ग अजमेर सर्वप्रथम अजमेरू कहलाया। सिसोदिया काल में पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ कहलाया। साझा काल में गढ़बेड़ली कहलाया। आधुनिक काल में ईसाई पादरी विश्व हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग को कहा था। जिब्राल्टर यानी स्पेन का नाम होता है। अरणोराज चौहान 1133 से 1153 उपनाम अनाजी अजमेर की अना सागर झील का निर्माता, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माता, देवबोध धर्म घोष इसके दरबारी विद्वान थे। इसकी हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी। कुछ समय शासन किया। इसके बाद अन्य पुत्र बिगराराज शासक बना। कालांतर में अनासागर झील के किनारे दौलतबाग जागीर
भारत दरी शाहजहां ने बनवाई। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में अरुणाच के काल का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मिलता है। अरुणराज ने तुर्क आक्रमण का ऐसा सफल प्रतिरोध किया कि अना सागर झील रक्त से लाल हो गई। क्या हो गई? अना सागर झील रक्त से लाल हो गई। विग्रहराज चौहान, विग्रहराज चौहान चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी। इसका उपनाम विशल देव था। इसकी जानकारी के स्रोत विशल देव रासो नरपति नाले का, ललित विग्रहराज इस सोमदेव का है। हरिकेली विग्रहराज का एक नाटक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनक भट्ट थे और अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। राजस्थान थ्रो द एज डॉक्टर दशरथ शर्मा। हिस्ट्री ऑफ चौहान आर.वी. सिंह। इसके बारे में पता विशल देव के बारे में जानकारी मिलती है। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर शासकों को परास्त किया था। दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया। दिल्ली के प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर या दिल्ली का नाम मिलता है। दिल्ली का संस्थापक आनंदपाल तोमर को माना जाता है। आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार लुटियंस को माना जाता है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने हिमालय से विंध्याचल के मध्य कर वसूल किया, जो उसके सत्ता विस्तार का सूचक माना जाता है। विग्रहराज के निर्माण कार्य। विग्रहराज ने अजमेर के समीप बीसलसर झील का निर्माण करवाया, बीसलपुर कस्बे की स्थापना की और बीसलपुर बांध का आरंभिक निर्माण करवाया। बीसलपुर के गोक गणेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अजमेर की संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किया, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई, जो राज्य की आरंभिक मस्जिद है। अप्रत्याशित रूप से हिंदू मुस्लिम स्थापत्य पर आधारित है। साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज को कवि बांधव कहलाया और पृथ्वीराज विजय जयनक के अनुसार ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव ने इसे विद्वानों में प्रथम कहा है। विग्रहराज ने स्वयं को हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की, जो 12वीं के कीर्ता अर्जुनियम पर आधारित है। किलहोर लिखता है, यही एक ऐसा राज्य है जो साहित्य में कालिदास की ओर कर सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विग्रहराज के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा था। विग्रहराज के पश्चात क्रमशः पृथ्वीराज द्वितीय, अपर गांगे सोमेश्वर शासक रहे। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय महान शासक हुआ। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192। इनका उपनाम राय पिथौरा के नाम से इनको जाना जाता था। दलपुंगल विश्व विजेता होने के कारण इन्हें दलपुंगल कहा गया। जन्म इनका अहिन पाटन गुजरात हुआ था। इनका पिता कर्पूरी देवी भाई हरराज चौहान, पत्नी संयुक्ता इच्छिनी, पुत्र गोविंदराज चौहान। पिता नहीं, माता कर्पूरी देवी थी इनकी है। जो पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई के उपनाम आशाधर पृथ्वी पढ़ता। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवर्दई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनक थे। तबकाते नासिरी मिनाज सिराज इसके लेखक थे। ताजे उल मासिर हसन निजामी के लेखक थे। ताजुल उल मासिर के लेखक हसन निजामी थे। पृथ्वीराज की आरंभिक विजय। सर्वप्रथम अपने चाचा अपर गांगे की हत्या की और नागार्जुन को विद्रोह का दमन किया।
पंजाब प्रांत की भंडारक जनजाति के विद्रोह का दमन किया तथा तबर हिंद पंजाब के किले को अपनी उत्तरी सीमा का बनाया। 1182 के महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को परास्त किया तथा उसके सेनापति अलाउद्दीन की हत्या की। 1173 गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय को भी उन्होंने परास्त किया, किंतु उसके मंत्री जगदेव प्रत्यार ने दोनों पक्षों के मध्य संधि करवाई। ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव ने इसे विद्वानों में प्रथम कहा। विग्रहराज ने स्वयं को हरे के लिए संस्कृत नाटक की रचना की जो 12वीं के कीर्तार्जुनियों पर आधारित है। किली होर्न लिखता है, यही एक ऐसा राजा है जो साहित्य में कालिदास की ओर कर सकता है। कन्नौज के गेड़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयुक्ता से इन्होंने विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इसे दरावड़ी का मैदान भी कहा जाता है। गौरी द्वारा पृथ्वीराज के सीमा क्षेत्र तरब हिंद पंजाब पर अधिकार करना इसी युद्ध का प्रधान कारण था। पृथ्वीराज दिल्ली के सामंत गोविंदराज तोमर खंडेराव का सहित तराइन पहुंचा। गोविंदराज तोमर के भाले से गौरी जख्मी हुआ तथा पराजित होकर भाग गया। यह पृथ्वीराज गौरी के विरुद्ध प्रथम अंतिम विजय मानी जाती है, किंतु गौरी को जिंदा बचकर जाने देना पृथ्वीराज की ऐतिहासिक भूल रही। विभिन्न स्रोत गौरी पृथ्वीराज के मध्य संघर्षों का विवरण अलग अलग देते हैं। पृथ्वीराज रासौन में 21 बार दोनों के मध्य संघर्ष बताया जाता है। सुरजन चरित्र में जो चंद्रशेखर का है, इसमें भी 21 बार संघर्ष को माना जाता है। प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग का है, 23 बार इसमें दोनों के मध्य संघर्ष को माना जाता है। अमीर महाकाव्य जो नैन चंद्र सूरी का है, इसमें 7 से 8 बार संघर्ष को बताते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इस बार गौरी ने षड्यंत्र किया तथा अपने प्रतिनिधि कीवाम उल मुल्क को एक संधि पर प्रस्ताव देकर पृथ्वीराज के दरबार में भेजा। गौरी के अचानक आक्रमण से पृथ्वीराज पराजित हुआ तथा सिरसा नामक स्थान पर बंदी बनाया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मीनास स्वराज के अनुसार सिरसा में पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी। हसन निजामी के अनुसार अजमेर में पृथ्वीराज की हत्या हुई थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जिसकी पुष्टि हसन विजयी ने भी की है। गौरी ने अजमेरू दुर्ग तारागढ़ में अपना दरबार लगाया। गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज चौहान को अजमेर का सामंत नियुक्त किया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां उसे अंधा कर कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज रासो के रोचक वृत्तांत द्वारा पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी में बताई गई। कुछ समय पश्चात भाई हर्राज चौहान ने गोविंदराज को अपदस्थ किया। अजमेर में पुनः चौहान सत्ता कायम की। हर्राज अजमेर का अंतिम चौहान शासक था। 1206 में ईस्वी में गौरी पुनः भारत आया और चंदारों का युद्ध गौरी के जयचंद जब उसे हर्राज की जानकारी मिली तो उसने सेनापति कुतुबुद्दीन को भेजकर अजमेर में प्रत्यक्ष मुस्लिम नियंत्रण स्थापित किया तथा राज ने आत्महत्या की। इसी प्रकार अजमेर का चौहान वंश समाप्त हो गया था। रणथंभौर के चौहान वंश संस्थापक गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज का पुत्र। स्थापना लगभग 1192। रणथंभौर राज्य आरंभ से ही दिल्ली सल्तनत का करदाता राज्य रहा। गोविंदराज चौहान से लेकर जयसिंह तक के लगभग सभी शासकों ने दिल्ली सल्तनत को कर दिया, किंतु जयसिंह के पुत्र अमीरदेव चौहान ने यह परंपरा समाप्त की। यहीं से संघर्ष आरंभ हुआ। अमीरदेव चौहान 1282 से 1301। अमीर महाकाव्य जयचंद सूरी, अमीर रासो, जोधराज, सरंगधर महेश, अमीर हट चंद्रशेखर। अमीर रायण, व्यास बढ़ाऊ,
राजा अमीरा देरा, कविता भट्ट केवा, श्रृंगार आर, अमीर चौहान, खजाइन उल पतू, अमीर खुसरो। अमीर बुद्ध जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर क्षेत्र पर 2 आक्रमण किए। 1291 में जलालुद्दीन रणथंभौर के जाइन क्षेत्र पर अधिकार हुआ। इसमें अमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। 1292 ईस्वी में बार जलाल ने रणथंभौर दुर्ग आक्रमण किया, किंतु असफल होकर उसका कथन था, एक मुसलमान के बाल के बराबर की कीमत ऐसे 1000 किलो से भी अधिक है। अमीर बुद्ध अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के कारण 1299 में अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति महम शाह को शरण देना, दिल्ली सल्तनत को नियमित कर देना। रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन ने रणथंभौर क्षेत्र पर 2 बार आक्रमण किए। 1299 में हिंदवाट घाटी का युद्ध। नुसरत का भीम सिंह, उलुग का धर्म सिंह, अलाउद्दीन के सेनापति, अमीर के सेनापति। इसमें अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत का मारा गया तथा उलुग का जान बचाकर भागा। यह अमीर की अलाउद्दीन के विरुद्ध प्रथम अंतिम विजय मानी जाती है। 1301 सोम अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण। इस युद्ध का आंखों देखा विवरण अलाउद्दीन के दरबारी अमीर खुसरो ने खजाइन में किया। इसमें अमीर के सेनापति रणमल रत्तिपाल ने विश्वासघात किया। इसमें अमीर का केसरिया उसकी रानी रंगदेवी का जोहर हुआ। कुछ इतिहासकार इसे जल जोहर भी कहते हैं। यह रणथंभौर का प्रथम शाखा कहलाया। वहीं रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हुई। केसरिया युद्ध में जीत की संभावना समाप्त होने पर राजपूत योद्धा शत्रु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर केसरिया वस्त्र पहनकर शत्रु पर टूट पड़ते थे, वीर गति प्राप्त होते थे। जो हर उक्त परिस्थिति में राजपूत महिला अपने सम्मान की रक्षा हेतु अग्नि को समर्पित होती थी। शाखा केसरिया प्लस जौहर को शाखा कहा जाता है। हर शाखा दोनों में से एक ही घटना होने पर हर शाखा कहलाता था। 1550 में जैसलमेर का शाखा प्रसिद्ध रहा, जहाँ केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं किया गया। राजस्थान के प्रमुख शाखे 1291 में जैसलमेर में अलाउद्दीन विरुद्ध मूल राजवाटी के मध्य हुआ था। 1301 में रणथंभौर अलाउद्दीन विरुद्ध अमीर चौहान के मध्य। 1303 चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन विरुद्ध रतन सिंह के मध्य। 1308 में सिवाना कमालुद्दीन विरुद्ध शीतल देव के मध्य। 1311 जालौर अलाउद्दीन विरुद्ध कन्नड़ देव चौहान के मध्य। तेरह सौ चौवन जैसलमेर तुगलक रावल दूधा के मध्य। 1358 में बटनेर तैमूरलंग तुलीचंद भाटे के मध्य। 1423 गागरोन होशंग शाह विरुद्ध अचलदास खिची के मध्य और 1444 गागरोन मोहम्मद शाह विरुद्ध पालहनी के मध्य। 1534 चित्तौड़गढ़ बहादुर शाह विरुद्ध विक्रमादित्य के मध्य और 1550 जैसलमेर अलाउद्दीन विरुद्ध मूलराज भाटवाटी के मध्य। 1567 से 1568 चित्तौड़गढ़ के अकबर व उदय सिंह के मध्य ये प्रमुख शाखे हुए थे। जालौर के सोनगरा चौहान, इसके संस्थापक कीर्तिपाल चौहान। 13वीं शताब्दी। जालौर का शाब्दिक अर्थ है जाल वृक्ष की सीमा वाला प्रदेश। जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, सोनगिरी, जालूर, कच्चनगिरी, सोनगढ़, सोनगढ़ के नाम से इनको जाना जाता है। जालौर दुर्ग का निर्माण प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने किया था। जालौर क्षेत्र पर आरंभिक गुर्जर प्रत्यार परमार आदि शासकों ने शासन किया। इसके स्रोत कन्नड़देव चौहान 1305 से 1311। कन्नड़देव प्रबंध पदम नाम का माना जाता है। बीरमदेव सोनगिरी बात पदम नाम। नैणसी ख्यात नैणसी। तारीख
तारीख फरिश्ता फरिश्ता के द्वारा खजानुल फतह अमीर खुसरो। अलाउद्दीन विरुद्ध कन्नड़ देव। अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के कारण 1299 में अलाउद्दीन की गुजरात जा रही सेना पर के जालौर द्वारा आस्था न देना, जालौर सिवाना दुर्ग का सामरिक महत्व, फिरोजा वीरमदेव का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। जालौर क्षेत्र पर अलाउद्दीन ने 4 अभियान किए। पहला है 1305 सेनापति मुल्तान का जालौर अभियान। इसमें युद्ध न होकर संधि वार्ता हुई तथा कान्नाड देव व उसका पुत्र वीरमदेव संधि वार्ता हेतु दिल्ली पहुंचे, जहां नैनसिरी ख्यात के अनुसार वीरमदेव फिरोजा का प्रेम प्रसंग सामने आया। 1308 सेनापति कमालुद्दीन का सिवाना आक्रमण। सिवाना बाड़मेर जालौर का पराजय था। इसी समय यहाँ का शासक कन्नड़ देव का भतीजा शीतलदेव चौहान था। वहीं सिवाना दुर्ग सामरिक दृष्टिकोण से जालौर दुर्ग का चाबी माना जाता है, जहाँ शीतलदेव को सामंत बावले पवार ने विश्वासघात किया। शीतलदेव का केसरिया रानियों का जोर हुआ तथा सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किया गया, किंतु आश्चर्य रहा कि इस अवसर पर कन्नड़ देव ने सिवाना की कोई मदद नहीं की। तीसरा कारण है 1309 सेनापति कमालुद्दीन का जालौर पर आक्रमण। यहाँ कमालुद्दीन से असफल रहा तथा उसकी भागती सेना को कन्नड़ देव ने मलकल नागौर के युद्ध में परास्त किया। चौथा कारण था 1311 ईस्वी शोम अलाउद्दीन का जालौर आक्रमण। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की जालौर विजय 1311 ईस्वी में पूर्ण हुई। यह कन्नड़ देव के सामंत बीका दाहिया ने विश्वासघात किया। कन्नड़ देव के शरीर रानी का जोर हुआ। अलाउद्दीन ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा तथा जालौर दुर्ग में एक तोपखाना मस्जिद बनवाई। इसी प्रकार सोनगरा शाखा समाप्त हुई। सुरई के राजा देवड़ा शाखा के चौहान वंश राजपूत थे। इनके आदि पुरुष लुम्बा ने 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती के परमाणु को छीनकर वहां अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसके उत्तराधिकारी तेज सिंह, कन्नड़ देव, सामंत सिंह, सलग तथा रायमल थे। चंद्रावती पर लगातार मुस्लिम आक्रमण के कारण रायमल के पुत्र सीमान ने सरनावा पहाड़ों पर एक दुर्ग की स्थापना की तथा 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर बसाया। इसके लड़के सहसमल ने शिवपुरी को स्वास्थ्य की दृष्टि से सही न समझकर 1425 ईस्वी में सुरई नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी के काल में कुंभा ने सुरई पर अधिकार कर लिया। 1825 ईस्वी में यहाँ के शासक शिशु ने सुरई की सुरक्षा का भार ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाल दिया। नाडोल के चौहानों की इस शाखा का संस्थापक शाकंभरी के वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। 960 ईस्वी में 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालौर की चौहान शाखा में मिल गए। आड़ौती के चौहान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी होने के वाले भाग का नाम आड़ौती है। इसमें कोटा बूंदी बारा के क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल में समुचे क्षेत्र पर मीणाओं का राज्य था। बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी पड़ा। जब यहाँ चौहान वंशीय अड़ाओं का राज्य स्थापित हुआ तो ये क्षेत्र आड़ौती कहलाने लगा। कुंभकालीन रणपुर लेखों में बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती मिलता है। 1241 ईस्वी में आड़ा शाखा के देव सिंह ने मीणों को पराजित किया। वहाँ चौहान वंश का शासन स्थापित किया। 1274 ईस्वी में आड़ा देवी सिंह के पुत्र राव जय सिंह आड़ा ने कोटा को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा वहां कोटा का दुर्ग का भी निर्माण करवाया। बूंदी के शासक लगभग 11 पीढ़ी तक मेवाड़ के अधीन सामंत रहे। 1569 ईस्वी में आगे शासक सूरज सिंह ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तब बूंदी मेवाड़ से मुक्त हो गया। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग कर वहां पर बूंदी नरेश अतर सिंह के पुत्र माधव सिंह को शासक बनाया। मुगल सम्राट फारूक शेर के समय बूंदी नरेश मुंद सिंह ने सवाई जय सिंह के खिलाफ संघर्ष भाग नहीं लिया। इसी कारण बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखकर उसे कोटा को सौंप दिया गया।
लेकिन बुद्ध सिंह ने कुछ समय बाद उस पर अधिकार कर लिया। बाद में बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में मराठों में जयपुर कोटा की दखनअंदाजी रही। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 में बुद्ध सिंह की छवाई रानी आनंद कौरी ने पत्र में सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर को आमंत्रित किया और 1800 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों की सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेवाड़ का गुहिल वंश से लेकर के जिसमें रावल शाखा से लेकर जितने भी राजस्थान के इतिहास के वंश है उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों में शेयर करना और नए हो तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।